नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम पढ़ रहे हैं राग दरबारी उपन्यास का यह 15वां अध्याय है। इसके पहले के 14 अध्याय जो है पढ़ चुके हैं, तो जिसने ना देखे हों तो जाकर के वीडियो प्ले लिस्ट में देख सकता है। 15 अध्याय यहाँ से शुरू होता है। छोटे पहलवान ने कहा, हमें दर्शन वर्शन नहीं करना है, यहाँ तो बस लाल लंगोटे वाले की गुलामी करते हैं और जितने देवी देवता हैं उनको भूसा समझते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है। यह हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि हम तो लाल लंगोटे वाले का जो है गुलामी करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, बाकी देवी देवताओं को सब भूसा समझते हैं। तो यह छोटे पहलवान का कथन है। बहस इस पर हो रही थी कि पहले मंदिर में देवी का दर्शन कर लिया जाए। छोटे की इस बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। सभी जानते थे कि उन्हें समझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है कि उन्हें ज़मीन पर पटक कर और छाती पर चढ़कर उनकी हड्डी पसली तोड़ दी जाए। उधर छोटी ने यह दिखाने के लिए कि वे नास्तिक नहीं हैं, खड़े होकर अपनी जांघ पर ढोलक सी बजानी शुरू कर दी। जब इससे उनकी आस्तिकता प्रमाणित नहीं हुई तो वे एक गाना भुनभुनाने लगे। बजरंगबली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मिठाई की एक दुकान की ओर इशारा करके उन्होंने कहा, मैं वहीं चलकर पेट में तब तक कुछ डालता हूँ, वहीं आना। फिर अपने आप से बोले, सवेरे से मुंह बांधे घूम रहे हैं, पेट साला फटफटा रहा है। रंगनाथ को यही बताया गया था कि मंदिर सतयुग का बना हुआ है। वह शुरू से ही किसी शिलाखंड पर ब्राह्मी अक्षर पढ़ने की कल्पना कर रहा था, पर मंदिर को दूर से देखते ही उसे विशेष विश्वास हो गया कि अपने देशवासी समय के बारे में सिर्फ दो शब्द सही जानते हैं, बे हैं अनादि और अनंत। इसके अनादि और अनंत मतलब जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। इसके सिवाय वे लगभग 75 वर्ष पुराने मंदिर को आसानी से गुप्त काल या मौर्य काल में धकेल सकते हैं। मतलब जो मंदिर सतयुग का बताया जा रहा था वो लगभग वही 70-75 साल पुराना मंदिर था। उसको भी उन्होंने, ऐसा रंगनाथ कह रहा है, सोच रहा है कि उस मंदिर को भी, 75 साल पुराने मंदिर को भी आसानी से लोग गुप्त काल या मौर्य काल का बता सकते हैं। मंदिर के ऊपर बने हुए बैल बूटों के बीच लिखा था, बनवाया मंडप महिषासुर मर्दिनी का, मुसम्मे इकबाल बहादुर सिंह, बल्द नरेंद्र बहादुर सिंह, तख्त बीकापुर ने, मिति कार्तिक बदी 10वीं संवत 1950 विक्रमी को। इसे पढ़ते ही रंगनाथ का सारा पुरातत्व तो हवा में उड़ गया। मतलब उस मंदिर में ही लिखा हुआ था मंदिर में कि किसने और कब बनवाया। अब बताओ वो सतयुग का मंदिर कैसे हो सकता है। यह ना समझना चाहिए कि बीकापुर का तख्त सितारा या पूना रियासत का तख्त था। अवध के लाखों जमींदारों के घर इस तरह की ना जाने कितने टूटे पड़े तख्त पड़े रहा करते थे, पर जिन पर बैठकर वे अपनी रियाया यानी दो एक हलवाहों का सलाम होली या दशहरा पर कबूल करते थे। मंदिर पर खर्च होने वाली रकम का अंदाज करके रंगनाथ समझ गया कि यह तख्त भी उन्हीं लाखों तख्तों में से एक था। मंदिर की इमारत भी तख्त जैसी ही थी। एक कमरा था जिसमें सिर्फ एक दरवाज़ा था। अंदर की दीवारों पर चारों ओर वार्डरोब जैसे बना दिए गए थे। उन्हीं में अनेक प्रकार के देवताओं के रहने का प्रबंध था। दरवाजे में घुसते ही सामने के वार्डरोब में जो मूर्तियां दिखती थीं, उन्हीं में देवी की मुख्य प्रतिमा सी थी। वह सचमुच ही एक प्राचीन मूर्ति थी। जोगनाथ मंदिर में घुसते ही बड़ी फुर्ती से साष्टांग लेट गया, जैसे लड़ाई के मैदान में धमाके की आवाज़ सुनते ही सिपाही लेट जाते हैं। फिर पंजों के बल बैठकर उसने बड़ी भावुकता से एक भजन गाना शुरू कर दिया, जिसके बोल तो समझ में नहीं आए, पर यह समझ में आ गया कि वह रो नहीं रहा है, गा रहा है। मतलब जोगनाथ जो गा रहे थे वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। जोगनाथ की भावुकता ना गांजे की चिलम से पैदा हुई थी, ना शराब के चुग्गड़ से। उसके पीछे सिर्फ पुलिस का डर था। जो भी हो, वह इतनी साफ थी कि दो चार लोग अपना भजन भूलकर सिर्फ उसका भजन सुनने लगे। शनिचर को भी प्रधान बनना था। पिछले अध्याय में अपन ने देखा था कि वैद्य जी ने कहा कि शनिचर जो है तुम प्रधानी का फॉर्म भरोगे और तुम्हें प्रधान बनाएंगे। तो शनिचर को भी मन में आ गया कि जो है प्रधान बनना था, अतः वह भी मंदिर के बीचों बीच घुटने मोड़कर किसी तरह बैठ गया और जगदम्बे के का नारा लगाने लगा। मंडप में मेले की जबरदस्त भीड़ थी और किसी की बात सुन नहीं रहा था। पर वह गंजा ही कैसा, जो कभी कहीं पहुंचते ही
वहाँ के रहने वालों पर अपना बांगड़ूपन की धाक ना बैठा दे। लोग शनिचर से कुछ हटकर खड़े हो गए। उधर रुपन बाबू ने भी आंखें मूंद ली और धड़ाक से कोई वरदान मांगकर आंखों को एकदम से खोल दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ से मेला देखने की शुरुआत कर दी। उनके पास ही एक लड़की किसी मूर्ति के आगे झुकी हुई कुछ बुदबुदा रही थी। रुपन बाबू ने मान लिया कि असली मेला यही है। रंगनाथ हाथ जोड़कर सीधे मुख्य प्रतिमा के पास पहुंचा। उसने देखा, फिर देखता ही रह गया। प्राचीन मूर्तिकला के बारे में उसने जो कुछ पढ़ा था उसे बिल्कुल निरर्थक जान पड़ा। उसने सोचा, अगर यही देवी की मूर्ति है तो अब तक उसने जो मूर्तियाँ खजुराहो में, भुवनेश्वर में, एलोरा के कैलाश मंदिर में देखी तो बेकिया थी। एक बार आंख मूंदकर उसने ताकत से अपना सब पढ़ा हुआ भूल जाने की कोशिश की। मन ही मन वह चीखने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी भक्ति पर तर्क का हमला हो रहा है। यह महत्वपूर्ण कथन होगा कि मेरी भक्ति पर तर्क का हमला हो रहा है। तो यह किसका कथन है? रंगनाथ का। मन में सोच रहा है वो। पर उसने जब आंखें खोली तो उसे लगा कि उसकी भक्ति गायब हो गई है और इतिहास का तोता रटंत पढ़ाई से उसे झकझोर रही है। बात यह थी कि इस मूर्ति की बनावट कुछ नए ढंग की थी। उसके सिर पर सिपाहियों का सा सहस्त्राण था। गर्दन के नीचे चौड़ा और सपाट सीना था। सीने के नीचे का हिस्सा गायब था। जो लोग भक्ति की निभाए से नहीं बल्कि अंग्रेजी इतिहास की लेखकों की किताब के सहारे इस मंदिर में आए हुए हों, वे केवल यह वक्तव्य दे सकते थे कि इस मूर्ति के जितने अंश को मैं देख पाता हूँ उससे मुझे यह प्रमाणित करने में संकोच नहीं कि यह लगभग 12वीं शताब्दी की किसी सिपाही की मूर्ति है। मतलब उसको ऐसा लगा कि जो मूर्ति उसने देवी की देखी थी उसे लगा कि मानो जैसे किसी देवी की ना हो, किसी 12वीं शताब्दी की किसी सिपाही की मूर्ति हो। अपने यहाँ की मूर्ति कला पर और चाहे जो कुछ कहा जाए उसके विरुद्ध कोई यह नहीं कह सकता कि हमारे देश की मूर्तियों में लिंग भेद का कोई घपला है। छोटे छोटे बाल कटाए हुए, कमीज पैंट पहनकर गोल्फ के मैदान में घूमने वाली नारियों के बारे में हम भले ही लिंग संबंधी धोखा हो जाए, पर यहाँ प्राचीन नारी मूर्तियों को लेकर ऐसा होना संभव नहीं है। मतलब यहाँ पर वो अंग्रेज़ों के बारे में कह रहा है कि उनको देखकर एक पल के लिए हमें भ्रम हो सकता है कि पुरुष है कि महिला है, लेकिन जो हमारे देश की मूर्तियाँ हैं उनमें आपको यह भ्रम होने की कोई संभावना नहीं है। पुरातत्व के विद्यार्थियों को गले के नीचे ही दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने की आदत पड़ जाती है। कुछ और नीचे ही जाते पहाड़ पलट कर दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। यह सब समझने की दिव्य दृष्टि पुरातत्व के भोंदू से भोंदू विद्यार्थी को भी मिल जाती है। फिर वह बौद्ध विहारों को गोपुरम को स्तूप समझने की गलती भले ही कर बैठे, नारी मूर्ति को पुरुष मूर्ति मानने की भूल कभी नहीं कर सकता। रंगनाथ ने पुजारी से पूछा, यह किस देवता की मूर्ति है? यह किसका कथन है? तो रंगनाथ का मोस्ट कथन है कि यह किस देवता की मूर्ति है। पुजारी बहुत व्यस्त था, चिल्लाकर बोला, कुछ जेब में से निकालकर पूजन चढ़ाओ, तब अपने आप जान जाओगी किस देवता की मूर्ति है। मतलब जैसे ही उनने रंगनाथ ने पुजारी से पूछो कि जो है कि किस देवता की मूर्ति है, तो उनने देवता की मूर्ति बताने की पहले ही जो है अपने पैसे की जुगाड़ करना शुरू कर दिया। सुनते ही तीनों गंजहे रंगनाथ के पास सिमट आए। दो चार लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। तब किसी अजायब घर के असिस्टेंट क्यूरेटर की तरह रंगनाथ ने रुपन बाबू को समझाया, देखते नहीं, यह सरासर किसी सिपाही की मूर्ति है। यह देखो, यह है त्रस्त्राण, यह देखो, यह है पीछे की तरफ निकला हुआ तरकस, और यह देखो बिल्कुल सपाट। रंगनाथ सिपाही के वीरतापूर्ण बक्षस्थल का वर्णन पूरा नहीं कर पाया, उसके पहले ही पुजारी ने उछलकर उसे धक्का दिया और वह बिना किसी प्रयास के तीर की तरह भीड़ को चीरता हुआ दरवाजे के पास आकर अटक गया। मतलब जो रंगनाथ कह रहा था कि यह किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है बल्कि सिपाही की मूर्ति है, यह बात सुन करके और जो वहाँ के पुजारी जी थे वो भड़क गए और आकर के जो है वहीं उसके सामने आ गए और उसको धक्का दे दिया रंगनाथ को। उधर पुजारी पूजा कराने और पैसा बटोरने के कारोबार को रोककर पूरी तबीयत से रंगनाथ को गालियां देने लगा। उसका मुँह छोटा था पर बड़ी बड़ी गालियां एक दूसरे को लांघती हुई टूटी फूटी हालत में बाहर गिरने लगीं। थोड़ी देर में मंदिर के अंदर गालियां ही गालियां हो गईं, क्योंकि भक्तों ने अभी पुजारी की ओर से गालियों का उत्पादन शुरू कर दिया था। मतलब जैसे ही रंगनाथ ने कहा कि यह किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं बल्कि सिपाही की है, तो पुजारी जी ने उसे धक्का दिया और गालियाँ देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही जितने मंदिर में भक्त लोग थे वो भी उसको गालियाँ देने लगे। गंजही बिल्कुल भौचक्के होकर मंदिर के बाहर आ गए। पुजारी दरवाजे पर आकर चीखने लगा, मैं तो सूरत देखकर ही पहचान गया था, ईसाई है, विलायतियों की औलाद।
मतलब तो पुजारी जी ने रंगनाथ को क्या कह दिया, ईसाई। जरा सी गिटपिट सीख ली और कहने लगी कि यह देवी नहीं है। 4 दिन बाद कहना कि हमारे बाप नहीं है। यह महत्वपूर्ण कथन है। किसका? पुजारी का। कि जरा सी गिटपिट सीख ली और कहने लगी कि यह देवी नहीं है, और 4 दिन बाद यह भी कहना कि हमारे बाप नहीं है। सनीचर और जोगनाथ पूरी घटना समझ नहीं पाए थे, फिर भी वे हाथ पैर हिला हिलाकर शोर मचाने लगे। तब तक रुपन बाबू उनकी व्यवहार बुद्धि लौट आई। उन्होंने रंगनाथ का हाथ पकड़कर कहा, चलो दादा। फिर पुजारी की ओर देखकर ऊंची पर ठंडी आवाज़ में कहने लगे, देखो महाराज, मेले ठेले के दिन ज़्यादा दम न लगाया करो। तुम्हारी उम्र भी ढलने लगी है, गांजा दिमाग पर चढ़ जाता है। पुजारी जी ने फिटफिटाकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने फिर कहा, बस बस, बहुत ज़्यादा पैतरा न दिखाओ। हम लोग शिवपालगंज के रहने वाले हैं। जवान को अपनी बांदी में बंद रखो। कुछ दूर चलने पर रंगनाथ ने कहा, गलती मेरी ही थी, मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। मतलब जब जो गाली गलौज वाला वार्तालाप हुआ मंदिर में, तो उसके बाद जब फिर जाने लगी तो रंगनाथ ने कहा कि गलती मेरी ही थी, मुझे इस बारे में बोलना ही नहीं चाहिए था। रुपन बाबू ने सांत्वना दी, बात तो ठीक ही है, पर कसूर तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का है। यह महत्वपूर्ण कथन है कि कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का है। सनीचर ने कहा सनीचर ने भी कहा, पढ़कर आदमी पढ़े लिखे लोगों की तरह बोलने लगता है, बात करने का असली ढंग भूल जाता है। न जाने क्यों जोगनाथ, सनीचर का भी कथन महत्वपूर्ण है कि पढ़कर आदमी पढ़े लिखे लोगों की तरह बोलने लगता है और बात करने का जो है असली ढंग भूल जाता है। यह महत्वपूर्ण कथन है सनीचर का। जोगनाथ ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह तब तक भीड़ के रेले में घुसकर नौजवान लड़कियों को धक्का देने में व्यस्त हो गया था। उसके चेहरे से लगता था कि वह इस काम में व्यस्त ही रहना चाहता है। सनीचर भी अब मेले वाली चाल पर आ गया था। वह लंबे लंबे डगों से मिठाई की ओर, दुकान की ओर चला जिधर छोटे पहलवान थे। उसने सैकड़ों बुड्ढों को दाएं बाएं फेंका, कई औरतों के कंधे पर प्रेम से हाथ रखा, उनकी छातियों के आकार प्रकार की हालचाल लिया और ऐसे निरंतरता से काम किया जैसे भीड़ निकलने के लिए ऐसा करना धर्म में लिखा हो। यह करने के लिए इस दुबले पतले इंसान में अचानक इतनी फुर्ती आ गई कि टॉनिक बनवाने वाली कोई भी अमेरिकी कंपनी उससे पेप का विज्ञापन मानकर उसे पिंजड़े समेत खरीद सकती थी। यह बात दूसरी है कि अभी उसे बंद करने के लिए पिंजड़ा बनाया नहीं गया था। रंगनाथ बहुत नाराज हो रहा था। एक बार जब सनीचर का हाथ किसी नौजवान लड़की के गाल पर की ओर बढ़ रहा था, उसने बीच में ही उसे मरोड़ दिया और कहा, यह क्या बदतमीजी है। सनीचर ने आंख फैलाकर कहा, बदतमीजी नहीं गुरु, मेला है। फिर अचानक विनम्र बनकर दांत निकालते हुए बोला, गुरु देहाती का मामला है, यहाँ तो बस हेरा फेरी का चमत्कार है गुरु। प्लानिंग कमीशन वाले किसी सदस्य समस्या को फुसलाने के लिए कोई नया अंग्रेजी फिकरा इस्तेमाल करके भी इतने खुश न होते जितना सनीचर चमत्कार को मुँह से निकाल कर हुआ। उसने मन ही मन तय किया कि प्रधान बनकर वह इस शब्द का प्रयोग दिन में कम से कम 3 बार नियम पूर्वक किया करेगा। मतलब जो सनीचर है वो सपने देखने लगा कि जो है जब वह प्रधान बनेगा तो चमत्कार शब्द का प्रयोग बार बार अपनी जबान से करेगा। मिठाई और चाट की दुकानें के आगे काफ़ी भीड़ थी। भारतीय मिठाइयों की सौंदर्य सामग्री बर्फ़ी ढेर की ढेर लगी थी और हर लड़का जानता था कि मारपीट में इसका इस्तेमाल पत्थर के टुकड़े जैसा किया जा सकता है। इन मिठाइयों को बनाने में हलवाइयों और फूड इंस्पेक्टरों को बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करने पड़े थे। उन्होंने बड़े परिश्रम से मालूम किया था कि खोए की जगह घुइयाँ और आलू चावल का आटा गिट्टी या गोबर की तरह प्रयोग किया जा सकता है। वे सब समन्वयवाद के अनुयायी थे। उन्होंने कसम खा ली थी कि वे बिना मिलावट के ना तो कोई चीज़ बनाएंगे और ना बेचेंगे। एक दुकान के किनारे छोटे पहलवान दिखाई दिए। वे भीड़ से कुछ पीछे हटकर एक मोड़े पर बैठे हुए थे। एक दोने से आलू के टुकड़े नीम की सीख से उठा उठाकर खा रहे थे। सनीचर और जोगनाथ रुपन बाबू से अलग होकर छोटे के पास पहुंच गए थे। सनीचर ने कहा, गुरु हुक्म तो एक आध बर्फी मैं भी खा लूँ, हुक्म हो तो। छोटे सनीचर को देख करुणापूर्वक मुस्कुराए, वरदान देने वाली अदा से बोले, खा ले पट्टे, जोगनाथ को भी खिला दे। रंगनाथ का मन धूल मक्खी और इसी तरह खाद्य पदार्थों को जो मिठाई और चाट का वजन बढ़ा रहे थे देखकर उखड़ गया था। वह रुपन से बोला, तुम खाओगे कुछ? उन्होंने बेरुखी से कहा, मुझे खाकर क्या करना है। कहकर उन्होंने भीड़ का सिंहावलोकन किया।
कुछ दूरी पर उन्हें सिंह साहब दिखाई दिए, तो जो उन्हें रास्ते में पहले साइकिल पर मिल चुके थे, जिनके सिर पर जड़ा हुआ था 16 हैट। इस समय उन्हें सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं, पुलिस के हाकिमों का भी रुतबा दे रहा था। जो सिंह साहब सिर में वो टोपी माने हैट माने टोपी लगाए हुए थे, वो ऐसे नहीं जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं बल्कि पुलिस के हाकिम हों, इस प्रकार का जो है उनका रुतबा हैट लगाने के बाद दिखाई दे रहा था। सिंह साहब को कई लोग घेरे हुए थे। रुपन ने कहा, जब तक ये भुखमरी मिठाई पर जुटे हैं तब तक चलो इस खड़ूस का हालचाल लेना। यह महत्वपूर्ण कथन है रुपन बाबू का, कि जब तक ये भुखमरी मिठाई पर जुटे हैं तब तक चलो इस खड़ूस का भी हाल चाल ले लें। रुपन बाबू सिंह साहब के पास आकर खड़े हो गए। सिंह साहब के चेहरे पर 4-5 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी मूंछ थी। होंठों के कोनों से तंबाकू की पीक टपकने ही वाली थी। इस सब के बावजूद सिर्फ 16 हैट के कारण वे काफ़ी चुस्त दिख रहे थे। रुपन बाबू ने कहा, कहिए सिंह साहब, क्या रंग है? रंग बंद रंग है भाई, सिंह साहब ने कहा। 10-10 चालान करने पड़े। अब तो रुपन बाबू इस उम्र में इसी के हो गए, गवाही के लिए इजलास का चक्कर लगाते लगाते पैर की खाल उड़ जाए। रुपन बाबू ने भीड़ के शोरगुल को अपनी आवाज़ से दबाते हुए कहा, और क्या रखा है चालान में सिंह साहब? 10-5 रुपए ले देकर बात ख़त्म कीजिए। सिंह साहब ने भी उसी तरह आवाज़ को ऊंचा करके कहा, कौन है साला 10-5 रुपए देने वाला? उधर के खोचे वाले का चालान किया था, सब साले 2-2 रुपए टिकाने को तैयार हैं। हमने भी कहा कि चालान ही चाहते हो तो लो, वही किए देते हैं। रुपन बाबू ने हाथ उठाकर कहा, कहाँ के हैं वे खोचे वाले? बड़े जाहिल हैं। एक मोटा तकड़ा आदमी उन्हीं के सामने खड़ा था, देखने में काफ़ी रोबीला था, पर जब बोला तो लगा कि कोई भाई भरकम तरबूज सड़ गया है। पिनपिनाती आवाज़ में कहने लगा, रोहबर वाले हैं बाबू साहब। इतनी देर में इंस्पेक्टर साहब की खुशामद में खड़े हैं। मैंने उसको इंस्पेक्टर कहना था लेकिन वो उच्चारण नहीं सही से कर पा रहा था, सुन इंस्पेक्टर बोल रहा था। पर ये 10 रुपया की खोचे के रेट से नीचे ही नहीं उतर रहे हैं। रुपन बाबू ने कहा, मान जाइए सिंह साहब, 2-2 रुपये का रेट से भी 20 रुपया हो जाएगा, क्या बुरा है? कौन गेहूँ बेचा है आपने? वहाँ से गला फाड़कर सिंह साहब बोले, 2 रुपया। वे हंसे। अब इतनी बेइज्जती तो न कराओ रुपन बाबू। मोटा आदमी रुपन के रुख से प्रोत्साहित होकर कहने लगा, अब बाबू साहब जरा हमारी हैसियत तो देखें, साल भर बाद तो यहाँ खोचा लगाया है, 10 रुपया इधर चला गया तो बचेगा क्या फिर? बात मजाक से शुरू हुई थी, पर रुपन बाबू को खोचे वाले की तरफदारी करने में मज़ा आने लगा। उन्होंने उसी तरह ऊंचे स्वर में कहा, ठीक ही तो कहता है, फिर बेचेगा क्या? अब मान जाइए सिंह साहब, 2.5 रुपये पर बात टूटने दीजिए, ना आपकी रही ना इनकी रही। कहकर वे उस मोटे आदमी से बोले, जाओ 25 रुपये इसी वक्त सिंह साहब के हवाले करो और कुछ मिठाई विठाई भी। भागते हुए आदमी को सिंह साहब ने पुकार कर कहा, ये देखो, मिठाई विठाई बात मत लाना। उन्होंने जनसाधारण को अपनी बात ठंडे ढंग से समझाई। साली रैंडी के तेल में बनी हुई है, महुए के तेल में क्या पता, बकरी की लैंडी जैसी गंध आती है। मतलब जब उन्होंने कहा कि रुपन बाबू ने कि जा कर के 25 रुपये इकट्ठा करके दे दो सिंह साहब को और जो है कुछ मिठाई विठाई दे देना, तो उन्होंने सिंह साहब ने रोक कर कहा कि भैया मिठाई विठाई तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि कई के तेल की बनाए ले आए हो, कि महुआ के तेल के रैंडी के तेल पता नहीं, तो मैं तो इस मिठाई को नहीं खाऊंगा। रुपन बाबू और नज़दीक आ गए। घरेलू बातें होने लगीं। उन्होंने कहा, कोठी के क्या हाल हैं? सिंह साहब बड़े अफसोस के साथ बोले, कोठी नहीं, अब तो उसे मकान ही कहिए। कहकर वे चुप हो गए। यह किसका कथन है? सिंह साहब का। जी महत्वपूर्ण कथन है, इन सभी कथनों को ध्यान देते रहना। फिर मरी मरी आवाज़ में कहने लगे, अधूरा पड़ा है, सोचता हूँ इसी साल नीलाम कर दूँ, इसी हालत में नीलाम कर दूँ। रंगनाथ भीतर भीतर खोल रहा था। मंदिर में गालियाँ सुनने के बाद उसका मन किसी से लड़ने को तावला था। उसने कहा, इतनी इतनी रिश्वत लेकर भी अब की कोठी नहीं बन पाई। सिंह साहब इस बात से नाराज़ नहीं हुए। सिर्फ भौं के इशारे से उन्होंने रुपन बाबू से पूछा कि ये कौन है। रुपन बाबू ने बताया कि हमारे दादा हैं, फूफा के लड़के। इनकी बात का बुरा न मानना चाहिए, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए कभी कभी उल्टी बातें करने लगती हैं। किसका कथन है? ये रुपन बाबू का कथन है कि कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, इसीलिए कभी कभी उल्टी बातें करने लगती हैं। रंगनाथ के बारे में कथन है उसका। उन्होंने आश्वासन दिया, पर कोई बात नहीं, जैसे भी हों घर के आदमी के।
रंगनाथ ने होंठ दबाए और एक लंबी सांस खींची। सिंह साहब ने उसे समझाना शुरू किया, बे दिन लद गया भैया, कोठी वाला जमाना गया, घूस से अब कोठी नहीं बनती, घर का छप्पर बन रहा, यही बहुत है। देख नहीं रहे हो रेट की क्या हालत है, 10 साल 10 10 चालान लिखते लिखते हाथ घिस गया और मिला क्या, बगल मारा पखना हाथ। मोटा आदमी लौट आया, आकर उसने 25 रुपए के नोट सिंह साहब के हाथ में रख दिए। एक एक नोट 1 1 रुपए के थे। अपनी बात रोककर उन्होंने नोटों को 2 बार कायदे से गिना। एक नोट कुछ ज़्यादा गंदा हो गया था, उसे बदलवाया, फिर कमीज के अंदर बनियान वाली जेब में और धीरे से रख लिया। रंगनाथ उसका मुंह देख रहा था। वे बोले, हालत देख ली जमाने की, पहले पता लग जाता कि घूस लेने वाले हाकिम हैं तो 1000 आदमी घेर लेते थे, पैसा देते थे और एहसान ऊपर से मान देते। अब कोई पास नहीं का फटकता, कोई आया भी तो जैसे ये रुपन बाबू हैं ना वैसे ही कोई आदमी साथ लेकर आता है, मुरब्बत में मामला बिगड़ जाता है। मतलब सिंह साहब को बहुत इस बात की दुख है, इस बात का दुख है उनको कि पहले जो लोग थे तो क्या कहते थे, रिश्वत भी देते थे और साथ में सम्मान भी देते थे। अब तो जो है किसी पहले चलने वाले आदमी को ले आते साथ में, तो वो कम रुपए में बात निपटवा देता और ना कोई सम्मान मिलता है। इस बात से सिंह साहब जो है नाराज़ हैं। रोपन बाबू को समझाते हुए उन्होंने फिर कहा, क्या हुआ दीनानाथ तहसीलदार के साथ, जानते हैं आप, कभी बैद जी से पूछेगा, 4 महीना यहीं शिवपालगंज में आकर बैठे रहे, किसी ने एक कौड़ी नहीं दी। तब एक दिन इजलास में ही गर्म हो गए। 2 4 वकील सामने खड़े थे, उनसे बोले कि क्या माजरा है, क्या लोग इस धोखे में पड़ गए हैं कि मैं पैसा नहीं छूता, अगर ऐसा है तो आप लोग तहसील के आखिरी छोर तक ऐलान करा दें कि मैं घूस लेता हूँ, कहीं धोखे में ना रहें कोई। टिस पर भी लोग समझने की मजाक है, उनका मोह ही ऐसा था कि ईमानदार दिखते थे, किसी को इत्मीनान ही ना हो कि ये घूस चाहते हैं। बाद में जब बड़े बड़े आदमी बीच में आए, खुद वैद्य जी ने 4 6 जगह कहा कि तब लोग कहीं सिफारिशों की छोड़कर उनके पास नोट लेकर आने लगे। आप बताइए रुपन बाबू, कहीं इस तरह से पैसा इकट्ठा होता है? इस तरह तो बस नमक रोटी चल जाए, बस इतना ही बहुत है। घूस लेना भी अब बड़ी जलालत का काम है, उसमें कुछ बचा नहीं है। लेने वाले ना लेने वाले अब समझ लो बराबर ही हैं, सबकी हालत खराब है। यह किसका कथन है? सिंह साहब का। उनकी बात पड़ोस की दुकान पर होने वाले गुल पगाड़े के कारण टूट गई। किसी ने कहा, चल गई चल गई चल गई, जिसका मतलब था लाठी चल गई। क्या मामला है, क्या मामला है, कहते हुए कई लोग दुकान के पास झपटने लगे। एक आदमी ने ऐसा दिखाया जैसे सारा मामला बर्फियों के थाल में ही कहीं छिपा हो। उसने वहां से मुट्ठी बर्फी झपटकर उठा ली और आवाज़ लगाई, क्या मामला है। कुछ देर तक मामले की छानबीन इसी ढंग से होती रही। किसी को लड्डुओं को मामला में छिपा हुआ नजर आया, किसी को बतासों में। अच्छा खासा गोलमाल मचा हुआ था। अचानक 2 3 सिपाही हाथों में बेत लपलपाते हुए मौके पर प्रकट हो गए। बेंतों के इस्तेमाल में उन्होंने विवेक से नहीं बल्कि उदारता से काम लिया। इस तरह थोड़ी देर में कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि कहने को हो गया कि स्थिति काबू में आ चुकी। भीड़ कुछ तितर बितर हो गई। जिस दुकान पर मुख्य घटना हुई थी उसका मालिक पीठ पर पड़े हुए बेंत की चोट सहलाता हुआ सिसक रहा था। एक तरफ छोटे पहलवान और जोगनाथ और सनीचर खड़े थे। रंगनाथ और अपन भी उनके सामने आकर खड़े हो गए। स्टेज तैयार था। एक सिपाही ने पूछा, बोल बे क्या हुआ, पीठ को इस तरह सहला रहा है जैसे किसी ने एटम बम दाग दिया हो। तो यह किसका कथन है? एक सिपाही का कथन है कि पीठ को ऐसे सहला रहा है जैसे किसी ने क्या कर दिया हो, एटम बम दाग दिया हो। दुकानदार ने सिसकना बंद कर दिया। जनता को संबोधित करते हुए बोला, जो हुआ सो हुआ, अब हमें कुछ नहीं कहना है। छोटे पहलवान अपनी जगह खड़े खड़े हाथ की कोहनी को मलमल कर धूल की बत्तियां निकाल रहे थे। उसी को देखते हुए वे बोले, इस तरह कोई गंजों को चूना नहीं लगा सकता, हमारे रुपया का हिसाब तो पड़ा ही है। रुपन बाबू अब मैदान में उतर आए। मत्थे पर गिरी हुई जुल्फों को पीछे झटक कर उन्होंने सिपाहियों पर अपने बड़े पढ़े लिखे होने का रौब डाला। कहा, ये पहलवान हमारे साथ हैं, इन लोगों को यतीम समझकर मनमाना ना कर बैठना। बात ठीक से चलेगी तो हम पूरा पूरा सहयोग देंगे। जरा भी टेढ़े मेढ़े चले तो कॉलेज का 700 स्टूडेंट कल ही मैदान में उतर आएगा। अब रुपन बाबू ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। एक सिपाही बोला,
आप अभी कुछ मत बोलिए भाई साहब, हम आपको पहचान रहे हैं, जो होगा ठीक ही होगा। इसके बाद वह दुकानदार की ओर घूमकर बोला, तुम्हारा क्या बयान है? दुकानदार चौकन्ना हो गया, उसका हाथ पीठ से अपने आप ही हट गया। बोला, बयान बयान तो मैं ना दूंगा सरकार। बयान तो तभी होगा जब हमारा वकील भी मौजूद होगा। सिपाही ने धमका कर कहा, अबे तेरा बयान कौन लिख रहा है, मैं तो पूछता हूँ, हुआ क्या? वह बोला, हुआ यह, धर्मावतार की बे पहलवान पहले आकर पीछे मोड़े पर बैठे गए। इन्होंने 2 पत्ते पालक के खाए, फिर 2 पत्ते कचालू के। कचालू का दूसरा पत्ता खा रहे थे, तभी ये इधर वाले 2 गंजे आ गए। उसने सनीचर और जोगनाथ को टेढ़ी निगाह से देखकर कहा, इन लोगों ने आधा आध पाव बर्फी मांगी, इन्हें बर्फी दी गई। सिपाही ने छोटे पहलवान को देखकर कहा, यह सब ठीक है? छोटे पहलवान जैसे गाली दे रहे हो बोले, ठीक है। उसके बाद ये दोनों गंजहे बर्फी खाकर चलने लगे। दुकानदार कहता गया, मैंने कहा एक अठन्नी हुई, तो ये उलट पड़े, बोले अठन्नी हमने दे तो दी है, कितनी बार लोगे? यहाँ एक साथ हम 100 ग्राहकों को खिलाते हैं, क्या मजाल कहीं धोखा हो जाए। मैं बार बार अठन्नी मांगता रहा, और ये कहते रहे कि हमने दे दी है। हमने कड़ाई के साथ मांगा तो गाली देने लगे। उसकी बात काट कर सनीचर ने कहा, जितनी बात सच्ची है वही बोलो लाला चिरंजी मल। तो उस दुकानदार का क्या नाम था? चिरंजी मल, लाला चिरंजी मल। तुम कहते हो कि हमने अठन्नी की बर्फी खाई, तो हम कहते हैं कि हमने खाई। तुम कहते हो कि हमने अठन्नी नहीं दी, तो हम कहते हैं कि हमने अठन्नी दी। अब शनिचर उनसे भिड़ गया। रंगनाथ ने उसे टोक कर कहा, तो इसमें झगड़ा किस बात का है? अगर नहीं मिली होगी तो मिल जाएगी। शनिचर ने कहा, भैया की बात। इस तरह 2-2 बार पैसे देने लगे तो 4 दिन में भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। ये शनिचर का कथन है कि यदि इस तरह से एक ही सामान के 2-2 बार रुपए देने लगे तो फिर तो ऐसे हालत में भिखारी बन जाएंगे। दुकानदार बोला, असल झगड़ा अठन्नी का नहीं, उधर पहलवान की ओर से है। एक गंजहे जब अठन्नी के लिए जहाँ जहाँ कर रहे थे, तो उधर से पहलवान बोले कि भाई इस झगड़े में हमारा दिया हुआ रुपया ना भूल जाना। अब देने को तो इन्होंने एक छदाम भी नहीं दिया, और कह रहे हैं कि हमारा रुपया ना भूल जाना। क्या ज़माना आ गया है। मतलब वहीं इनका तो चल ही रहा था, साथ में वो पहलवान घुस गए कि हमारा भी रुपया ना भूल जाना लड़ाई में, और उनने रुपया दिया था नहीं, मतलब 2 जगह से मार पड़ने लगी। क्या ज़माना आ गया है। पहलवान पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, वे देह से मैल की बत्तियां निकालते रहे। सिपाही ने कहा, क्या कहते हो पहलवान? छोटे बोले, हमें क्या कहना है, हमें ज़्यादा टाँय टाँय नहीं आती, मेरी अठन्नी वापस मिल जाए, बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं। बड़ी देर तक बहस चलती रही। भीड़ में भी कई तरह की बातें होती रहीं, जिसका तात्पर्य यह था कि ऐसा झगड़ा इस मेले में हर साल होता है। मतलब झगड़ा करने वाले बस यही गंजहे हैं, बड़े लुच्चे हैं, पर इनके मुँह कौन लगे। और सच पूछो तो हर एक गांव का यही हाल है, जितने नए लौंडे हैं सब। मतलब कि पैसे कुछ सामान ले लिया या खा लिया, कुछ मिठाई वगैरह, और रुपए दिए नहीं, वो ऊपर से वापस मांगने लगे रुपए। यह तय नहीं हो पा रहा था कि किसको कितना देना है। आखिर में एक सिपाही ने सीधा रास्ता बताया कि सीधा रास्ता तो यह है कि दोनों तरफ से झूठ झूठ बोल दी जाए। पहलवान ने रुपया दिया हो तो रेजगारी छोड़ दे, और दुकानदार ने दाम ना पाए हो तो दाम छोड़ दे। इस पर दोनों पक्षों का बड़ा असंतोष हुआ, पर बड़े शोरगुल के बाद यह फैसला दोनों पक्षों ने मान लिया। इसके बाद जिधर देसी शराब की दुकान थी, उधर भी इसी तरह का कोई झगड़ा होने लगा, क्योंकि सिपाही उसी तरफ चले गए, भीड़ छट गई। मतलब बाद में यह फैसला हुआ कि अब जिसने यदि मिठाई खा ली और पैसे दे दिए तो वो भूल जाए, और यदि मिठाई खाई और पैसे नहीं दिए तो दुकानदार भूल जाए कि हमने पैसे नहीं लिया, हमारी मिठाई खाई है। इस प्रकार से वो मामला सुलझ गया। लेकिन इसी प्रकार का झगड़ा दूसरी तरफ सुनाई देने लगा। अचानक रंगनाथ ने कड़ी आवाज़ में कहा, मुझे क्या पता था कि मेरा लुटेरों का साथ है, कैसे कैसे लोग हैं। रुपन बाबू ने आश्चर्य के साथ उन्हें देखा, बोले, कौन लोग? ये दुकानदार हुए। हं, ये तो पैदाइशी लुटेरे हैं। रंगनाथ का चेहरा तमतमा उठा। वह दुकानदार के पास जाकर खड़ा हो गया। अपनी जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर दुकानदार को देते हुए उसने कहा, 3 आदमियों की मिठाई चाट की कीमत इससे काट लो, जो हुआ उसे भूल जाओ।
मतलब ये जो कारनामा भी हुआ, ये रंगनाथ को अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी 5 रुपए की नोट अपनी जेब से निकाली और उस दुकानदार को रुपए देने लगा और कहा कि जो है रुपए इससे काट लो जितनी तुम्हारी अभी मिठाई खाएगी। यह कहकर उसने अपना तमतमाया हुआ चेहरा अपने साथियों के सामने कर दिया। रुपन ने मुंह बनाया जिसका मतलब था कि सारी बेवकूफ़ी आज ही दिखा डालने पर तुले हुए हैं। छोटे पहलवान ने धीरे से कहा, इन्हें भी अपना हौसला निकाल लेने दो, पढ़े लिखे आदमी हैं, एमए पास हैं, कौन इनके बीच में बोले। कहकर वह दूसरी ओर देखने लगा जैसे उसका पूरी घटना से कोई संबंध ही ना हो और कुल मिलाकर इतनी हो कि एमए पास आदमी किसी बेवकूफ़ी पर उतर आया हो। पर रुपन ने उसे टोका, कहा, फैसला हो गया है रंगनाथ दादा, अब तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। जो करना था पुलिस वाले के सामने करते, तब कोई बात भी थी। अब क्यों तुम फालतू में पैसे दे रहे हो। रंगनाथ ने अपना नोट दुकानदार के सामने फेंक दिया। इन बातों को अनसुना करके उसने दुकानदार से ही कहा, जल्दी करो, बाकी पैसे वापस करो। लोग फिर इकट्ठे होने लगे तो दुकानदार ने चारों ओर उछालती हुई निगाह डाली, फिर उसे नोट वापस करते हुए कहा, तुम बाहरी आदमी हो बाबूजी, हमको तो यहीं रहना है। यह कथन किसका है? यह दुकानदार का कथन है कि तुम बाहरी आदमी हो बाबूजी, हमको तो यही रहना है। महत्वपूर्ण कथन है। जब वो 5 रुपए का नोट देने लगे और कहा कि जितना तुम्हारा अभी नुकसान हुआ है उसमें से काट लो, तो उसने काटने से मना कर दिया और कहा कि आप तो बाहरी हैं लेकिन हमें तो यहीं रहना है। एक गुट के अब 3 गुट बन गए। जोगनाथ शराब की दुकान की तरफ चला गया था। सनीचर और छोटे पहलवान मेले की दूसरी ओर, जहाँ जान पहचान के 2-4 लोग भांग छान रहे थे। रंगनाथ और रुपन बाबू साथ साथ लौटे। रंगनाथ गंभीर हो गया और थक भी गया था। एक कुएं की जगह पर वह सुस्ताने के लिए बैठ गया। रुपन बाबू वहीं से खड़े खड़े कुछ दूर पर होने वाली तीतर की लड़ाई देख रहे थे। कुएं से कुछ दूर एक टूटी हुई इमारत थी। वहां खंबे के पास एक लड़की बैठी हुई थी। गेहुए रंग की नौजवान लड़की, चटकीली साड़ी पहने थी, नाक में सोने की नथ और मेले की गंदगी के खिलाफ रंगनाथ का यह दृश्य अच्छा लगा। वह उधर ही देखता रहा। गंदी लुंगी और चमकदार नकली सिल्क की साफ कमीज पहने हुए एक आदमी उस लड़की से कुछ दूर खड़ा हुआ बीड़ी फूंक रहा था। एक कोने पर चूने की गोली बालों से तेल से चुचाता हुआ धीरे धीरे वह लड़की के पास आकर खड़ा हो गया, फिर उससे लगभग गज भर की दूरी के पास बैठ गया। उसने कहा जिस पर लड़की मुस्कुराई उसने कुछ कहा जिस पर लड़की मुस्कुराई। रंगनाथ को अच्छा लगा। उसने चाहा कि लड़की उसकी ओर भी देखे। लड़की ने उसकी की ओर भी देखा। उसने चाहा कि वह उसी तरह फिर मुस्कुराए। वह फिर मुस्कुराई। चिचवाते बालों वाले आदमी ने दूसरी बीड़ी जला ली। रंगनाथ ने के पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया। धोती कुर्ता और टोपी पहने था। देहात के हिसाब से जिम्मेदार सा दिख रहा था। रंगनाथ ने उसकी ओर एक फिसलती निगाह डाली, फिर सामने की ओर देखने लगा। लड़की ने मुस्कुराना छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर कुछ कुछ वैसा ही करुणाजनक भाव आ गया था जो हिंदी सिनेमा में गजल गाने के पहले हीरोइन के चेहरे पर आ जाता है। उस आदमी ने धीरे से पूछा, आप यहीं के रहने वाले हैं? रंगनाथ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। वह आदमी इत्मीनान से रंगनाथ के पास आकर के बैठ गया। बोला, ये देहाती लोग कुछ समझते हैं तो नहीं? सनीमा का यह गाना सुनाओ, वह गाना सुनाओ। रंगनाथ दिलचस्पी से उसकी बात सुनता रहा पर कुछ समझ नहीं पाया। वह कहता गया, वैसे इनसे टुल्लाना सुनिए, दादरा सुनिए, चाहे ठुमरी सुनिए, अपनी जान निकाल कर रख देते हैं। भावमुग्ध होकर वह आदमी स्वप्निल स्वप्निल आँखों वाली रूमानी अदा से बोला, रोहपुर गई थीं, अब बैजे गांव जा रही हैं। शहर में रंगनाथ ने इसी तरह रविशंकर के बारे में एक संगीत सभा में सुना था। अनाउंसर कह रहा था, एडिनबरा से अभी अभी लौटे हैं, अब की जाड़ों में न्यूयॉर्क जा रहे हैं। उसने सिर हिलाकर बात का समर्थन किया। उसे अब बात का सिर पैर मिलने लगा था। वह आदमी कुछ रुककर कहने लगा, राह चलंतु की विद्या नहीं है इनकी। बैठक में आइए, बैठ कर सुनिए, तब पता चलेगा क्या असली है क्या नकली।
रंगनाथ की निगाह सामने थी। चुचियाते बालों वाले आदमी अब उस लड़की के बिल्कुल पास आकर बैठ गया था। दोनों बातें करते रहे और रह रहकर रंगनाथ को देख रहे थे। उसे इतनी देर बाद अनुभव हुआ कि इन लोगों को उससे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। उसके पास बैठे हुए इस धोती कुर्ता टोपी वाले आदमी को देखकर दूर से ऐसा लगता होगा जैसे दो गंभीर आदमी देश की समस्याओं पर काफ़ी गहरा चिंतन कर रहे हैं। अपनी अपने भौहें को सिकोड़कर वह कह रहा था, सब गारद कर दिया नए कानून ने, बड़े बड़े रईसजादे गाना सुनने को तरस रहे हैं। अब तो थाने वालों ने इजाज़त दे दी है, बैठक में गाना वाना चलने वाला है। रंगनाथ उठ खड़ा हुआ। वह आदमी भी खड़ा होकर बोला, मैंने खुद इसके ऊपर इस साल 10 साल जान लड़ाई है, मोर जैसा गला पाया है। तैयारी के बाद अब सैकड़ों में एक होकर निकली है। मतलब मोर जैसा गला, मतलब जैसे मोर बोलती है, सुंदर आवाज़ मोर की होती है, उसी प्रकार से उसकी सुंदर आवाज़ है। तैयारी के बाद अब सैकड़ों में एक होकर निकली है। रंगनाथ ने रुपन बाबू की ओर देखा। वे तीतर की लड़ाई देखने को दूसरी ओर टरक गए थे। उसने पुकारा, रुपन। वह आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अपने ही धर्म की लड़की है, हिंदू है, बड़ी सीधी है। फिर मुँह लटकाकर गौरव के साथ कहने लगा, सिर्फ गाती भर है, गुनी जनों के बीच रही है, पेशा नहीं करती। रंगनाथ ने उसे आदमी से कहा, बहुत अच्छी बात है, गाने वाला पेशा करते हैं तो गाना बिगड़ जाता है। गाना भी एक साधना है, उसी पर इसे डाले रखिए। मतलब उस लड़की के लिए वो कह रहा था, वो व्यक्ति, कि बहुत अच्छा गाती है लेकिन पेशा नहीं करती। तो रंगनाथ ने कहा कि अच्छी बात है कि गाना गाना ही एक साधना का काम है, तो उसी को कहते रहने दीजिए। वह आदमी अचकचाकर बोला, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको क्या समझाना, आप कभी बैठक में आइए। रुपन बाबू को देखकर वह रुक गया। वे अचानक ही पीछे से आ गए थे। कड़क कर बोले, जरूर आएंगे बैठक में, पर बात किससे कर रहे हो, अपने बाप को तो पहचान कर चलो। उस आदमी ने हाथ जोड़ दिए। उसकी मुद्रा भी बदल गई। सौहदों की तरह मुस्कुराकर उसने कहा, आप अपना बाप तो रुपया है मालिक। यह महत्वपूर्ण कथन है कि अपना बाप तो रुपया है मालिक। रंगनाथ मुस्कुराया। उछलती निगाह से उसने देखा, लड़की की मुस्कान कुछ और चौड़ी हो गई है। रंग बे काफ़ी देर चुप रहे, चुपचाप चलते रहे। अंत में रुपन बाबू बोले, क्या कह रहा था वह, अभी उसने पेशा शुरू किया ही नहीं। रंगनाथ चुप रहा। चारों तरफ जालसाजी है, इस साली रंडी को बचपन से देख रहा हूँ। रुपन बाबू एक बुजुर्ग की तरह कहते रहे, बरसों में नाक छल्ला लटकाई घूम रही है, बरसों से, और वह ठुमरी दादरी का नगाड़ा पीटता है। भैंस जैसी आवाज़ है और बड़ी उस्ताद बनती है। इसके इलाके के सबसे सड़ियल पुतरिया है, कोई उसे कौड़ी को भी नहीं पूछता। मतलब जो रुपन बाबू हैं वह उस गायिका के बारे में बहुत बुरा बुरा कहने लगे कि इसकी तो कोई आवाज़ अच्छी नहीं है, और इसे भैंस जैसी आवाज़ है और कोई पूछता भी नहीं है। रंगनाथ थका हुआ सा चलता रहा। रुपन बाबू कह रहे थे, मैं ना जान जाता तो वह चुप थोड़े ही होता, तुमको तो उसने करीब करीब फांस लिया था। वे अपनी धुन में बोलते जा रहे थे। अचानक रंगनाथ ने पूछा, रुपन, तुमने बेला के प्रेम पर तो क्यों लिखा था। इस बात से रुपन बाबू का व्याख्यान लड़खड़ा गया, पर उन्होंने अपने को संभाल कर कहा, इतने दिन तुम शहर में रहे हो, यही नहीं जानते हो कि किसी को क्यों लिखा जाता है प्रेम पत्र। रंगनाथ ने इसका जवाब न सूझा, सिर्फ इतना कहा कि मामा बहुत नाराज हो रहे थे। रुपन बाबू तनकर खड़े हो गए, ऐंठ कर बोले, पिताजी क्या कहा कर नाराज होंगे, उनसे कहो मुझसे सीधे बात तो कर लें। उनकी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। पहली अम्मा मर गई थी तो 17 साल की उम्र में दूसरी शादी की। साल भर भी अकेले नहीं रहते बना। यह तो किया कायदे से, और बेकायदे कितना किया सुनो कोई। रंगनाथ ने कहा, मैं भी नहीं सुनना चाहता। मतलब जो रुपन बाबू हैं वो भड़क गए। यहाँ पर 15 अध्याय जो है समाप्त हो जाता है।
यहाँ से अध्याय 16 शुरू हो जाता है। एक छप्पर के नीचे जहाँ रात को भैंस बनती थी, इस वक्त राख और पुआल के सहारे फर्श का गीलापन पोंछा जा रहा था। भैंस के पेशाब की गंधी को जब राख ने दबा दिया तो पहुंचने वाले को इत्मीनान हो गया कि फर्श साफ हो गया है। उसने राख के ऊपर एक लंबा चौड़ा टाट बिछा दिया। टाट पर उसने भड़कीली दरी बिछा दी और एक कोने पर लिखा था न्याय पंचायत भीकम खेड़ा। दरी के बीच उसने एक लकड़ी की संदूक लाकर रखी और एक मैला सा बस्ता। उसके बाद पास के चबूतरे पे जाकर उसने 2 बार में जितना थूक सकता था उतना थूका और बीड़ी सुलगा ली। न्याय पंचायत भीकम खेड़वी का अधिकार क्षेत्र शिवपालगंज गांव सभा पर भी था। कुसार प्रसाद ने अपने छोटे पहलवान पर मारपीट का मुकदमा चलाया था। आज उसकी तीसरी पेशी थी। पहले की 2 पेशियों में कुल इतनी कार्रवाई हुई कि कुसहर और छोटे हाजिर आए, पर पंचों के न आने के कारण मुकदमा नहीं लिया गया। चबूतरे पर बैठकर बीड़ी पीने वाला न्याय पंचायत का चपरासी था। मतलब जो अभी जब से साफ सफाई कर रहा था और दरी बिछा रहा था, वो न्याय पंचायत का चपरासी था। बीड़ी पीकर उसने दोबारा थूका, फिर टेढ़े होकर बदन तोड़ा और अपने आप से कहा, कहाँ मर गए ये लोग। जब उसका उत्तर किसी भी तरह से नहीं आया तो उसने दूसरी बीड़ी सुलगा ली। उसके बाद 4 आदमी एक साथ आते हुए दिख पड़े। उसमें से एक तो कुसहर प्रसाद थे, दूसरे छोटे पहलवान, बाकी 2 पंच थे। कुसहर प्रसाद की खोपड़ी पर घाव के 2 हल्के से निशान थे ताकि वे ठीक तौर से उभर कर निगाह के सामने आ सकें, इसलिए उन्होंने खोपड़ी घुटा ली थी। इस तरह के नक्शे पर घावों के 2 पठार बड़ी आसानी से देखे जा सकते थे। वे लोग दरी पर बैठ गए। सिर्फ छोटे पहलवान छप्पर से हटकर खुले में धूप खाने लगे के लिए खड़े हो गए। एक पंच ने चपरासी से पूछा, सरपंच अभी नहीं आए? अभी कैसे आएंगे? चपरासी ने समझाया, सेपालगंज गए थे, तहसील में कुछ काम था, अटक गए होंगे। गपशप होने लगी। दूसरे पंच ने कुसहर प्रसाद से पूछा, अब तुम्हारी चोट के क्या हाल हैं? फिर खुद ही जवाब दिया, ठीक तो जान पड़ती है। मतलब खुद प्रश्न पूछा और खुद अपने आप से ही जवाब दे दिया कि अब तो ठीक दिख रही। जो है कुसहर कांखने लगे, मुंह फुलाकर बोले, मुझसे क्यों पूछते हो? खड़े तो हो, वह हमारे श्रवण कुमार, उन्हीं से पूछ लो। छोटे पहलवान अपने को श्रवण कुमार की हालत में नहीं देखना चाहते थे। कंधे पर कावर रखे हुए माँ बाप को इधर उधर मुर्गों की तरह लटका कर चलना एक शर्मनाक बात थी। यह मजदूरों का काम था। छोटे पहलवान चिढ़ गए, बोले, यहाँ श्रवण कुमार के बाप का नाम भी श्रवण कुमार है, उन्हीं से पूछो। इस खानदान में सब साले श्रवण कुमार ही होते आए हैं। यह महत्वपूर्ण कथन है। छोटे पहलवान ने कहा कि यहाँ श्रवण कुमार के बाप भी श्रवण कुमार हैं, उन्हीं से पूछ लो कि कैसे हाल चाल हैं घाव के, और कह रहे कि इस खानदान में सब साले श्रवण कुमार ही होते आए। एक पंच ने उन्हें टोका, गाली गलौज मत करो पहलवान, उससे अदालत की तौहीन होती है। छोटे ने कहा, साले कहना कोई गाली नहीं है। इतना कहकर वे दरी पर आकर बैठ गए। पंचों का बिगड़ैला चेहरा देखकर अचानक वे मुस्कुराए और यह दिखाने के लिए कि ये बातें लगभग मजाक में हो रही थीं, बोले 14 लड़कों को हमने पैदा किया और हम ही को ये सिखाते हैं कि औरत क्या चीज़ है। हमें बताते हैं कि साले कहना गाली है। ये भी सिर्फ कहने का तरीका है, तो अपना तरीका भी यह है कि साले कह कर बात करते हैं। एक पंच ने कहा, मगर साले कहना तो गाली है। छोटे पहलवान दोबारा मुस्कुराए, जैसे अपनी भल मनसाहत से अदालत का हृदय जीतना चाहते हों। बोले, असली गाली अभी तुमने सुनी नहीं पंडित जी, घुस जाती है तो कलेजा छिल जाता है। तो यह किसका कथन है? छोटे पहलवान का। महत्वपूर्ण कथन है कि असली गाली अभी तुमने सुनी नहीं है पंडित जी, अगर घुस जाती है तो कलेजा छिल जाता है। सरपंच ने आते ही अनुभव किया कि अपने साथियों को देरी के कारण बताना जरूरी है। वे बनाने लगे, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, तहसील में एक दरख्वास्त लगानी थी, सोचा था पेशकार को देकर चले आएंगे। वहाँ वह कहने लगा कि सवाल खानी तक रुके रहो। एक पंच ने स्पष्टीकरण पर ध्यान नहीं दिया, बेरुखी से कहा, फिर भी देर बहुत हो गई है, 1 बजने को आ गया है। हिंदुस्तानी की यही खराब आदत है, अंग्रेज इस मामले में पक्का टाइम बंद आदमी टाइम हिंदुस्तानी की यही खराब आदत है, अंग्रेज इस मामले में पक्का था, टाइम का बड़ा पाबंद। यह किसका कथन है? एक पंच का कथन है। सरपंच ने जोर से कहा, तो तुम तो मौजूद हो ही, तुम क्या किसी अंग्रेज से कम हो?
वे दरी के बीचों बीच पालथी मारकर बैठ गए। चपरासी से बोले, चलो कार्रवाई शुरू करो, पुकार लगाओ। यह देखकर भी कि कुसहर और छोटे पहलवान वहाँ पहले से मौजूद हैं, चपरासी ने शहराती अदालतों की नकल करते हुए चीख कर आवाज़ लगाई, कुसहर बनाम छोटे, हाजिर हों। हाजिर हैं। छोटे ने कहा, हाजिर तो हैं ही, देख नहीं रहे हो आंखें हैं कि बटन। सरपंच ने पूछा, पंचायत मंत्री भी नहीं आया आज? उनके साले के साड़ू के यहाँ आज जेवनार थी, उसमें गए हैं। हमारे यहाँ कहला दिया है, एक पंच ने बताया। यह पंचायत मंत्री भी बस ऐसे ही हैं, शिकार के वक्त कुतिया हगासी और मौके पर हमेशा धोखा देता है। अब बताओ, पता नहीं कौन मिसल खा रखी है। खुद तो जेवनार खाने चल दिए, अब मिसल निकलवाने को बचे हम। सरपंच नाराज हुए और भुनभुनाने लगे। छोटे पहलवान उन्हें बिना किसी दिलचस्पी के देखते रहे। सरपंच ने अपनी बात को आगे बढ़ाई। यही पंचायत मंत्री पार्सल जब गबन के मामले में फंसा था, दिन में 4 बार हमारे घर का चक्कर लगाता था। इतनी एड़ी घिसी की दरवाजे पर धूल नहीं बची, अब इधर को आते कतराता है। खानदानी बदमाश है। छोटे पहलवान सामने के चबूतरे और नीम के पेड़ की ओर देखने चले गए थे। उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी थी। घुड़क कर बोले, सरपंच जी, किसे बदमाश बता रहे हो? सरपंच ने चढ़कर कहा, तुम्हें क्यों चींटियां काट रही हैं? अभी पंचायत मंत्री की बात चल रही है। तुम्हारी बदमाशी की मिसल तो अब खुलने वाली है, देखते जाओ। छोटे पहलवान उठकर खड़े हो गए। हिकारत के साथ बोले, यहाँ मुकदमा करना बेकार है। सरपंच मुझे पहले से ही बदनाम कर बता रहे हैं, फैसला कर क्या करेंगे? बदमाश बता रहे हैं मुझे सरपंच साहब तो पहले ही से। कुसार प्रसाद इतनी देर तक चुपचाप बैठे रहे थे। वे भी अब अचानक खड़े होकर बोले, ठीक है चलो। पर उसी समय उन्हें शायद याद पड़ गया कि अपने लड़के पर मुकदमा उन्होंने दायर किया है। वे घबरा कर बैठ गए। फिर अपनी बेवकूफ़ी पर लीपापोती करते हुए कहने लगे, जब यहाँ पर दावा दायर कर दिया तो पूरा मुकदमा यहीं होगा, सरपंच जी ही फैसला करेंगे। चपरासी चबूतरे पर बैठा हुआ पूरी परिस्थिति का सिंहावलोकन कर रहा था। वहीं से बोला, ठीक ठीक कहते हो को सर। एक ने कहा कि मेरी माँ ने कसम किया तो वे बोले कि बुरा किया। फिर उसने कहा कि कसम करके छोड़ दिया तो बोले बहुत बुरा किया। वही हाल है, अब तुमने पहलवान पर मुकदमा चला ही दिया है तो बीच में सिलर विलर करना ठीक नहीं। कुसार ने चपरासी की ओर देखकर सिर हिलाया। उसका मतलब था कि फटीचर आदमी भी सही बात कहे तो उसका प्रतिवाद न करना चाहिए। किसका कथन है? कुसहर का। फिर वे छोटे से बोले, बैठ जाओ, मुकदमा अब हो ही जाने दो। छोटे ने कहा, बापू तुम दुमुहा सांप की तरह आगे भी चलते हो पीछे भी। यहाँ हमें पहले ही बदमाश बता दिया गया, अब और क्या सुनना है जो सुनूं? मैं जाता हूँ। वे चलने को हुए कि सरपंच ने ललकार कर कहा, जाना कोई हंसी ठट्टा नहीं है। जाना कोई हंसी ठट्टा है? हथकड़ी लगवा कर बुलाऊंगा, नहीं तो सीधे से बैठ जाओ। सरपंच साहब को गुस्सा आ गया और मुकदमा होने दो। छोटे पहलवान लापरवाही से बोले, हमें ना पढ़ाओ गुरु, हमें यहाँ मुकदमा कराना मंजूर नहीं है। मैं यहाँ से उठकर मजिस्ट्रेट के इजलास ले जाऊँगा। मैं इसी वक्त तुम्हारे आगे मुकदमा रोकने की दरख्वास्त धांसे देता हूँ, मतलब लगाए देता हूँ। अदालत के एक पंच ने उन राजनीतिज्ञों की तरह जो यूएनओ में समस्या से हो हटकर सिद्धांत की बात करते हैं, इस तरह वे किसी का विरोध नहीं करते और बदले में उनका कोई विरोध नहीं करता। जनता शांति चाहती है। हमारी सभ्यता की नींव विश्वबंदित और प्रेम पर पड़नी चाहिए। आदि आदि किताबी बातें सुनकर कमीना से कमीना देश भी सिर हिलाकर हाँ करने की बाज नहीं आता। उस राजनीतिज्ञ का यह भ्रम भी और भी फूल जाता है कि उसने कितनी सच्ची बात कही है। तो यह पंच भी ऐसे ही प्रफुल्लित भ्रम के साथ अपने हिसाब से एक सच्ची बात कहने लगे। पहलवान पंच परमेश्वर होते हैं। इस आसन पर बैठकर कोई अन्याय नहीं कर सकता। मुँह से जो भी निकल गया हो, पर कलम से न्याय की बात ही निकलेगी। बैठ जाओ। मतलब यहाँ पर जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उससे के सदस्यों से तुलना करते हुए यहाँ के पंचों के लिए कह रहे कि जो है एक बात जो है, पंच परमेश्वर क्या होता है? पंच जो है परमेश्वर के समान होता है। यहाँ पर कोई भी अन्याय नहीं हो सकता। इस शाकाहारी वाणी
का छोटे पहलवान पर असर पड़ा। वे धम्म से फर्श पर बैठ गए और धीरे से बड़बड़ाए, मुझे क्या पता था कि पंचों की कलम असली है और जवान दोगली, पर तुम इंसाफ का जिम्मा लेते हो तो बैठ जाता हूँ। पंच बोले, हाँ हाँ, जिम्मा ही लेता हूँ। तुम यहाँ ठाठ पर मुकदमा लड़ो, उम्र भर मुकदमा लड़ते रहो, फैसला तो कलम से होता है। बिना किसी नाटकीयता के मामला इतनी आसानी से सुलझा जा रहा है, यह बात चपरासी को पसंद नहीं आई। बोला, बात से होता क्यों नहीं पंडित जी? घोड़े की लात और मर्द की बात कभी खाली नहीं जाती। यह एक कहावत है जो चपरासी के द्वारा बोली गई कि घोड़े की लात और मर्द की बात कभी खाली नहीं जाती। सरपंच भीतर ही भीतर अपनी गलती को अनुभव कर रहे थे। चपरासी से बोले, 100 बार कहा है कि मुंह बंद करके बैठा करो, पर यह हमेशा अपना चरखा चलाता है। लगाऊं एक ठोकर? पंच ने कहा। इसे छोड़िए सरपंच जी, मिसल खोलिए। मिसल खोली गई। सरपंच ने एक पंच से कहा, पढ़िए। कुसहर का इस्तगासा पढ़कर मुल्यम को सुना दीजिए। मतलब जो शिकायत कुसहर प्रसाद के द्वारा दी गई थी उसको पढ़ने के लिए कहा सरपंच ने एक पंच से कि जो है बताइए पढ़कर। उस पंच ने मिसल को अनिश्चय के साथ इधर उधर पलट कर देखा, जैसे केवल हिंदी जानने वाला तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की लिपियों को देखकर सिर्फ देखता ही रह जाता है और फिर घूम फिर कर अपने हिंदी प्रेम में खो जाता है। उसी तरह खोई हुई आवाज़ में उसने कहा, अब आपके होते हुए मैं क्या पढ़ूं? आप ही पढ़कर जो है मुकदमा कीजिए। मतलब सरपंच ने पंच से कहा और पंच ने उसको देख करके और फिर सरपंच से कह दिया कि जो है आप ही पढ़ो, मैं आपके होते हुए मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। मिसल की हालत जलते हुए आलू की सी हो गई। यूएनओ छाप पंच ने उसे उलट पलट कर सरपंच को वापस कर दिया। सरपंच ने उसे एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ पंच को पकड़ा दिया। दूसरे पंच ने उसके आखिरी पन्ने पर बने हुए एक गोल दायरे को काफ़ी गौर से देखा और फिर अचानक ही पंच एक को पकड़ा दिया। मिसल इतने हाथों को छूकर तर गई। मतलब पंच ने सरपंच का पकड़ाई, फिर सरपंच ने पंचा पकड़ाई, तो जो उनका शुरू हो गया। आखिर में कुशल प्रसाद ने कहा कि सरपंच जी, पंचायत के मंत्री तो आज आए नहीं, तो आप लोग पढ़ी लिखी लिखा पढ़ी के झंझट में कहाँ तक पढ़िएगा। तारीख दे दीजिए, मुकदमा बाद में हो जाएगा। सरपंच ने वीरतापूर्वक कहा, तुम भी कैसी बात करते हो कुशल? जो सिपाही होकर गोली खाने से घबराए और सरपंच होकर पढ़ने लिखने से, उसके लिए तो बस भगवान ही मालिक है। छोटे पहलवान ने देह तोड़ी। पसलियों से चट्ट चट्ट की आवाज़ निकली। ऊबी हुई आवाज़ में वे बोले, घंटा भर तुम लोग तीन तेरह कर रहे हो, घंटा भर से तुम लोग तीन तेरह कर रहे हो, मुकदमा करोगे कि भाड़ ही गूंजते रहोगे। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि तुम जब से ये फालतू की बातें इधर का उधर कर रहे हो और जो असल काम है, जो मुकदमा है, वो तो तुम कर नहीं रहे हो। सुनते ही सरपंच मुकदमा करने लगे। उन्होंने मिसल को पढ़ने की दोबारा कोशिश की। उसका एक पन्ना उठाकर वे बिल्कुल अपने मुँह के पास ले गए। उनके होंठों के कोनों पर थूक छिपछिपाया, आँखों के कोने भी सिकुड़ गए, पर और उन पर कौओं के पंजे उभर आए। उनके जीवन का यह अत्यंत दुर्लभ क्षण है। मिसेल अब उनके मुंह के बिल्कुल करीब आ गई थी। उन्होंने एक चटकारी भरी सांस खींची और फिर मिसेल का एक टुकड़ा भी न खाकर उसे समूचा ही फर्श पर रख दिया। इस रस्म के बाद वे तकल्लुफ़ से बोले, मैंने श्री कुशहर प्रसाद का इस्तगामा पढ़ लिया है। कुशहर प्रसाद कहते हैं कि कुशहर प्रसाद के लड़के छोटे बल कुशहर प्रसाद ने कुशहर प्रसाद को बिना किसी कारण लाठियों से मारा। दफ़ा 323 ताजे रात हिंद का इस्तगामा है। मतलब उन पर 323 की जो है दफ़ा लगाई जाएगी, मतलब धारा लगाई जाएगी। छोटे पहलवान इस तरह बैठे रहे जैसे इस सब का उनसे कोई सरोकार ही ना हो। मतलब वे छोटे पहलवान ऐसे शांत बैठे रहे जैसे इन सबसे उन्हें कोई मतलब ही ना हो, या ना उनका कोई उसमें हिस्सा हो। सरपंच की भौहों के बीच एक खरोंची निकल आई। उसने पूछा, क्यों को सर, यही बात है ना, मुल्यम छोटे ने तुमको मारा था? कुसर ने कहा, हाँ सरपंच जी, हजारों आदमियों के सामने मारा था और मेरी हड्डी पसली तक का भूसा बना दिया। सरपंच ने गंभीरतापूर्वक कहा, समझ बूझ कर बात करो कुसर, अगर तुम्हारी हड्डी टूटी है तो मुकदमा संगीन हो जाएगा, फिर तुम्हें शहर की अदालत में जाना पड़ेगा।
यहाँ सिर्फ दफ़ा 323, दफ़ा 325 लग गई तो बॉम्बे का पानी पिए बिना ना बचोगे। कुछ सर ने कुछ सोचकर कहा, तो सरपंच जी मेरी हड्डी सचमुच में थोड़ी ही टूटी है। यह तो कहने की बात है एक। मतलब जैसे ही उनने सरपंच साहब ने कहा कि अगर हड्डी टूटी हो तो सही से बता दो, यदि नहीं टूटी हो तो फिर वैसे बताओ, यदि फिर टूटी हो तो फिर धारा और ज़्यादा लगेगी और जा करके जो है मुंबई जाना पड़ेगा, तो वहाँ कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो फिर वो बोलने लगे कि हड्डी भैया सचमुच में थोड़ी टूटी है सरपंच साहब, जो है वो तो कहने की बात है, पर इसने मुझे बहुत मारा, लाठियों से पुआल जैसा पीट दिया। देखो सिर के घाव, यह मेरा लड़का नहीं दुश्मन है। एक पंच ने टाट का एक कोना दबाए हुए बैठे थे, जो बिछाने की जो दरी होती है उसको टाट कहते हैं, तो चुपचाप बैठ करके कोने पर माला जप रहे थे। माथे पर सफ़ेद तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, बुजुर्ग आदमी थे। देखते ही लगता था कि ये तिथि और लगन के विचारने में दक्ष हैं, पुरोहित जी कहते हैं और वैद का काम भी जानते हैं, और इन तरकीबों से देहात में काफ़ी सुखपूर्वक रहते हैं। यही नहीं, मौका मिल जाए तो वे अपना करिश्मा शहर में भी दिखा सकते हैं। वहाँ बड़े बड़े अफसरों से मिलकर उन पर चढ़े हुए 7.5 शनिचर का खात्मा दिखाकर उनकी तरक्की या विलायत यात्रा का भविष्य बोलकर उन लोगों से काफ़ी मोटी दक्षिणा और उससे भी ज़्यादा मोटा सरकारी अनुदान झाड़ सकते हैं। मतलब जो बैठे हुए थे कोने पे, वो एक पंडित जी थे और बैठ करके माला जप रहे थे, तो वे बहुत चालू आदमी थे। मतलब वो गांव में तो अपना कारनामा दिखाते ही थे, अगर शहर में भी कोई मुर्गा फंस गया तो उसको भी जो है वो लंबी लंबी फेंक करके उनको कहेंगे कि तुम्हारी नौकरी में तरक्की हो जाएगी, विलायत जाने का माने विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। इस प्रकार से मोटी मोटी दक्षिणा और ले लिया करते थे वो लोगों से। जैसे ही कुसर ने कहा कि छोटे उनका लड़का नहीं बल्कि दुश्मन है, तो उनकी माला जपना बंद हो गई। उनके मुंह से निकला, हे प्रभु। छोटे ने खकार कर इस भावना का समर्थन किया। सरपंच ने कहा, बड़ी खांसी आ रही है। पहलवान बोले, हमारे बाप की राड़ की तरह रो रहे हो, इनकी बात सुन लो, हमारी खांसी का हिसाब बाद में लगाना। सरपंच ने कुसर से पूछा, तो फिर तुम्हारी हड्डी नहीं टूटी? ऐसा है तो मामला दफा 323 का ही है। कुछ रुककर उन्होंने अपनी बात दोहराई, तो फिर यह मामला दफा 323 का ही है। दफा 323 का ही ये मामला रह जाता है। भाला बर्छी तो नहीं चली, चली हो तो बताओ, मगर तब मामला दफा 324 का हो जाएगा। कुछ शहर ने घबरा कर कहा, नहीं सरपंची, हमारे यहाँ भाला बर्छी का क्या काम, 7 पीढ़ी से हम लोग लाठी ही चलाते आ रही है। वे बोले, ठीक है। मिसिल का एक आध पन्ना उलटकर उन्होंने फिर पूछा, कुछ सर अच्छा बताओ, छोटे ने तुम्हें क्यों मारा था? छोटे बोले, एक क्या खाकर बताएंगे, मैं बताऊं? सरपंच ने मुस्कुराकर कहा कि मुकदमे में नंबर चलता है पहलवान, पहले मुस्तगीस फिर मुलजिम। मतलब पहले जिस पर कोई समस्या आई हुई है वो बोलेगा अपनी बात, फिर जो उसका मुलजिम होगा वो बोलेगा। तुम्हारा भी नंबर आएगा, घबराओ नहीं, सरपंच साहब ने कहा। घबरा कौन रहा है, पहलवान बोला, और तुम भी ना घबराओ, भगवान चाहेगा तो एक दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। सरपंच ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुसार से ही पूछा, तो बताओ भाई, छोटे ने तुम्हें क्यों मारा? कुसार बोले, अब क्या बताएं क्यों मारा, मरखन्ना बैल किसी को क्यों मारता है? यह भी कोई पूछने की बात है? जवान है, पहलवान है, गांव में से कोई नीचा दिखाने वाला है नहीं। इसकी देह चर्राया करती है तो हाथ में खुजली होती थी, उतारने के लिए उसने मुझी को धमक बैठा। गलत बात है, सरपंच ने बात काट कर कहा, बिना 2 हाथों की ताली नहीं बजती, तुमने भी कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। कुछ सर मासूम बन गए, बोले, मैं क्या कर सकता हूँ सरपंच जी, मैं भला छोटे के मुकाबले खड़ा हो पाऊंगा? सरपंच जी ने मुँह टेढ़ा कर लिया, जैसे बहुत सोच रहे हो। इस तरह नीचे देखते रहने के बाद बोले, इतने सीधे ना बनो कुसहर, यहाँ की अदालत तुम्हारी नस नस जानती है, अपने खुफिया तौर पर पूरा हाल मालूम कर लिया है। इस उम्र में तुम्हें इश्कबाजी जूझ सूझती है, हमें चराने लगे हो महाराज, तुम भी कुछ कम नहीं हो। कुसर गिड़गिड़ाकर बोले, सरपंच जी, घर पर मुझे लाठियों से मारा गया है, यहाँ तुम बातें बातों से मार रहे हो, यह कहाँ का इंसाफ है? माला फेरने वाले सरपंच ने कहा, अब जो ढका है उसे ढका ही रहने दो प्रभु,
ज़्यादा ना कुरे दो कुसार महाराज, तुम बड़े महात्मा हो, सभी जानते हैं। यूएनओ की छाप सत्यवादी पंच ने सरपंच से कहा, आगे चलाइए मुकदमा। कुसार जैसे भी हों, पर मामला तो हमारे आगे 323 का है, उसी पर टिके रहिए। मतलब जो उनकी और हरकतें हैं और जो उनके उस पर जो है बातचीत न की जाए। अभी जो मुकदमा चल रहा है उस पर बात करो, जो 323 का मुकदमा है मारने का। पर सरपंच के सिर पर मुकदमे का नशा चढ़ चुका था। वह ऐंठ कर बोला, तुम क्या जानो कहाँ क्या हो रहा है। अभी अभी मैं तहसील से लौट रहा था, रास्ते में लोगों से बातचीत हुई, शनिचर भी था। सभी ने जो सुनाया उससे कान गंधा गए। मतलब कानों को सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। यह कुसहर किसी से कम नहीं है, जितना धरती से ऊपर है उतना ही नीचे गड़े हैं। यह किसका कथन है? तो यह सरपंच का कथन है कि यह कुसहर किसी से कम नहीं है, जितना धरती से ऊपर है उतना ही नीचे गड़ा हुआ है। कुसहर को इस अपमान ने औंधा कर दिया। वे दीनतापूर्वक इधर उधर देखने लगे। अपने ज़माने में वे काफ़ी उग्र थे, पर वहीं जहाँ मारपीट की बात हो, कायदे कानून के सामने वे हमेशा इसी तरह दीन हो जाते थे। इस समय उन्होंने दसों दिशाओं से सहारे की अपील की। उनकी आंखों से दुख टपकने ही वाला था, पर दोनों पंच और सरपंच इत्मीनान से उसकी हालत का मुआवना करते रहे। कुसार ने अब धीरे धीरे से सिर उठाकर छोटे पहलवान की ओर देखा। उधर देखते ही उनका मुंह फैल गया। मतलब जो कुसार प्रसाद थे, वैसे तो पहले से ही जो है उग्र रहे, लेकिन जब लाठी डंडों की बात हो तब, लेकिन जब कानूनी दाव पे जाता था तो वो कमज़ोर पड़ जाते थे। छोटे की भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ खिंच खिंच गए थे। वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सरपंच से बोला, ए चिमे रखी दास, दाएँ चाय चाय बंद करो। एक पड़ाक से कंटाप पड़ेगा तो यह मिसल विसल लिए ज़मीन में घुस जाओगे। 2 घंटे से सुन रहा हूँ, हमारे बाप को घुमा फिरा कर हरामी बता रही हो। हमारे बाप हरामी हैं तो तुम्हारे बाप क्या हैं? कहते कहते छोटे की आवाज़ गनगना उठी। मैं अभी मर नहीं गया हूँ, अब कोई असल बाप का हो तो हमारे बाप को गाली दे। मतलब जो पर्सनल बातें होने लगी थी कुसार प्रसाद के बारे में, तो यह सुन करके उनके जो बेटे हैं छोटे पहलवान, फिर वो भन आ गए और जो है वो सरपंच को और पंचों को ही सुनाना उन्होंने शुरू कर दिया। चारों तरफ जो है सन्नाटा छा गया। चपरासी धीरे से छप्पर के दूसरे कोने की ओर बिल्ली जैसी छलांग लगाकर छिप गया। सरपंच जी हक्का बक्का हो गए। कुसार ने संतोष की सांस ली। माला जपने वाले पंच ने आंख मूंद कर कहा, प्रभु। छोटे वैसे ही दहाड़ते रहे, ए प्रभु, तुम्हारी माला वाला तुम्हारे मुंह में खोस कर पेट से निकालूंगा। और जो पंच जी जो माला जप रहे थे उनको भी आड़े हाथों से लेना शुरू कर दिया छोटे पहलवान ने। यह प्रभु प्रभु वाली फंटूसी पहले से निकल पड़ेगी, तुम भी हमारे बाप को गाली दे रहे थे। मतलब वो भड़क गया जो है छोटे। कुसार के मुँह से अब बोल न फूटा। कुसार के मुँह से अब बोल फूटा, ये छुटवा, बहुत हुआ, आप चुप रहे। अदालत का मामला है, मुकदमा चल जाएगा। तुम मुँह से लिए तुम मुँह लिए बैठे रहो बापू, मैं सब जानता हूँ। मैं खुद कल शहर जाऊँगा और इन पर मुकदमा कायम कर दूँगा। इन्होंने तुम्हें भरी सभा में ना जाने क्या क्या कहा है। एक एक से 1.25 लाख रुपए, एक एक से 1.25 लाख की कोठी में मूंज न कुटवाऊँ तो समझ लेना तुम्हारे पेशाब से पैदा नहीं हुआ हूँ। मतलब उन्होंने जो है छोटे पहलवान बहुत गुस्सा हो गया। बोले कि जो ये सरपंच और पंच हैं जो लोग जिन्होंने तुम्हें भला बुरा कहा, कि मैं जाकर के सारा इन्हीं पर केस ठोक दूंगा। कहकर उसने कुसर का हाथ पकड़ा और उन्हें एक तरह से घसीटता हुआ छप्पर से बाहर निकल गया। और यहीं पर 16वां अध्याय समाप्त हो जाता है। तो मतलब केस तो आया था बाप बेटे का लड़ाई का, लेकिन जब पंच और सरपंच ने जो है बाप के बारे में पर्सनल बातें बुरी बुरी कहना शुरू कर दिया तो बेटे को गुस्सा आ गया और उसने पंच और सरपंच को ही लताड़ लगा दी और जा कर के वो दोनों वहाँ से चले गए। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।